Hello, my aspirants. Welcome to the part 6 of our Q&A. And without wasting your time, let's start the questions. पहला सवाल है कि how to make effective notes and can we rely on coaching notes? So I will answer separately. So how to make effective notes? For this question, I want to say that earlier in one of my video, I have shared the fact that I myself did not make any notes. I tried a lot, but I could not. Like mathematics, note making was something which was out of my capacity. And probably this is where I went wrong, because जो मेरे जो friends थे, they did make notes and they scored very well. तो somewhere I cannot somewhere down the line probably I did not scored well. I mean my rank was not that good. इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने इफ़ेक्टिव नोट्स नहीं बनाया. लास्ट मोमेंट पे मेरा रिवीजन का कोई इतना स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं था. All I was doing was just reading. For me, my notes used to be जो अभी सबको पता है, who knows me personally, I did not read thick books. हर सब्जेक्ट के लिए मैंने थिन बुक यूज़ किया है और I made sure कि I am not changing my books. तो एक जिसको मैंने पकड़ लिया उसको आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. और वही नोट वो किताब का हम पेज का साइड में जो साइड होता है पेज में, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ सरकास्टिकली ऐसा कुछ लिखिएगा जो हमको याद रह जाता है. कुछ ना कुछ अपना खुद का ओन लैंग्वेज में अजीब सा हम कुछ लिख देता था. दैट इज़ वाई इवन माई ब्रदर हु इज स्टडिंग, वो मेरा बुक्स को देख के पूछते रहता था कि वाई यू रिटन दिस, इसका क्या मतलब है करके. लेकिन वो हमको ही समझ में आता था कि वाई आई रोट दैट. प्लस आई यूज टू अंडरलाइन अ लॉट. हम बहुत अंडरलाइन करता था. वापस आई विल स्टडी. तो ऐसा हमको फ्लैशबैक होता है. मतलब वेन एवर आई यूज टू रीड ना, वापस वो जब पेज को देखता है तो माई स्ट्रेटेजी वॉज ओनली रिविजनिंग. बिकॉज हमको पता है कि ह्यूमन कैपेसिटी कितना होता है बोल के. और जो चीज़ में मेरा यू कैन से नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल नोट मेकिंग नहीं हो पा रहा है, मैथ्स हमसे नहीं हो पा रहा है, देन वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम. तो इसलिए हर कैंडिडेट का अपना खुद का एक पर्सनैलिटी होता है. तो आई वॉज नॉट समवन हु विल मेक नोट्स ना, होता ही नहीं था. एंड बिसाइड्स फॉर मी इट वॉज वेरी टफ टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द बुक कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है. इसीलिए हम क्या करता था, आपको हम लास्ट वीडियो में बताया भी था कि एक्सेलेंस में मतलब अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हम कोशिश करता था, उसका यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करने में कोशिश करता था, रादर देन कि हम उसका बगल में एकदम अलग से फिर एक नोट्स बना के बुक से फिर छान के. आई कुड नॉट डू दैट. सो प्रोबेबली इसलिए I am not the person who will give you advice on that. The second question is, can we rely on coaching notes? In my case, I did not rely on any coaching notes. But yes, for PSIR, सुब्ररंजन मैम का जो coaching notes का था उसी को ही I studied. मेंस के लिए, हाँ, ऑप्शनल के लिए I am saying. बाकी कोई coaching notes तो हमने I did not study at all, not even once. उसके बाद लेकिन yes, जो आपका दिस वन विजन IAS का जो करंट अफेयर्स मंथली आता था, आई यूज टू स्टडी. वो भी मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी उस समय को आई यूज टू स्टडी. वही था कोचिंग नोट्स का, आई रिमेंबर. फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक टुडे इज 6th November, then you have around 40 days or something for prelims. Then for this I want to say कि अभी जो आपको CSET प्रैक्टिस करना है, एंड आप CSET प्रैक्टिस करिए कंटिन्यूसली, 1 महीना CSET प्रैक्टिस करिए. क्योंकि अगर आप CSET में आपने उसको हल्का में लिया एंड यू डू नॉट क्वालिफाई, एंड समवन वाज आस्किंग मी कि उसका परसेंटेज कितना है, 33 होता है, तो आप उसमें 80 स्कोर करो. 80%, 50% डज नॉट मैटर, यू ओनली नीड 33%. तो वही दिमाग में रखो. एंड कोई होते कि बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होता है CSET को लेके ना कि यू कर लेगा, बट वो इतना अच्छा कैंडिडेट होता है ना, लेकिन CSET को अंडरमाइन करने का कारण दे मतलब कुड नॉट क्वालिफाई. ऐसा भी बहुत बार होता है. और आपने जितना अपना मेंस, अपना GS का, प्रीलिम्स का जो GS पार्ट ये सब पढ़ के रखा है, वो पूरा फालतू का बर्बाद हो जाएगा ये सब्जेक्ट के लिए, ये पेपर के लिए. सो इसको भी हल्का में नहीं लेना है. यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. उसके बाद पे फॉर अदर पेपर्स अगर
मैं होती आप लोगों की जगह में, तो दिस इज़ अ पीरियड व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली. जितना सकेगा मॉक इंटरव्यू आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक सीरीज करिए. अभी आप लोगों को वही करना है, मतलब जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस करिए. देखिए कि कितना आप से आपका जो अंदाज़ा लगा के ऑन एन एवरेज कितना आप गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो. और टाइम को मिला के रखो. जैसे कि आई एम नॉट, अभी मुझको इतना याद नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको क्लासरूम में आई थिंक 2 आवर्स कुछ मिलता है, तो वो उसमें कितना समय में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना आप क्वेश्चन टिक मार्क कर पा रहे हैं, वो सब थोड़ा आप प्रैक्टिस में. अभी तो जस्ट स्ट्रेटेजाइज करना है. दिस इज़ द पीरियड वेयर यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग. अभी कंसेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, बोथ GS एंड CSET. So the next question is, you want me to conduct some interviews with my circle officer friends, and literally I was thinking about it. So in future, do not worry, in future I will convince them. In fact, I will blackmail them to have a chit chat with me for you all, and for that I want my channel to grow. तभी उन लोगों का भी थोड़ा, ऑफिसर पार्टी लोग का भी थोड़ा कन्विंस कर पाऊंगी कि यू हैव टू कम करके. एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफिसर फ्रेंड्स, दे आर वेरी शाय. तो डू नॉट वरी, आई विल ब्रिंग देम. एंड नॉट ओनली सर्कल ऑफिसर्स, लाइक अब जो एपिसोड्स के एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स निकलते हैं डिफरेंट पोस्ट, ऑफिशियल पोस्ट में. फॉर एग्जाम्पल DSP होता है. माई DSP फ्रेंड्स आर ऑल्सो बहुत ज़्यादा है. सो सबको मैं ब्लैकमेल करके लाने वाली हूँ इस चैनल पे. एंड माई अदर फ्रेंड्स लाइक CDPO होता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, DDMO होता है, देन टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट. देयर आर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स, बहुत होता है. ट्रांसपोर्ट का जो आता है, सुपरिटेंडेंस होता है. सो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है. दिस टाइम तो यू मस्ट हैव सीन दैट एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे ASO का भी बहुत पोस्ट निकला है. So I will bring all my officers' friends, do not worry, and I will let them share their experience, how they are living their life now, what has changed, and how they clear the exam, their back stories. तो वो सब मैं बिल्कुल करूँगी. And I also have this idea of making video about how life changes after you become an officer. उसके बाद में क्या role and functions होता है. तो ये ऑलरेडी आई सेड इट कि इसका पावर एंड फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन ऑफिसर. उसके बाद पे दिस आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज. डू नॉट वरी, इन फ्यूचर डेफिनेटली व्हेन माय चैनल ग्रोज आई विल बी ब्रिंग देम फॉर श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lucent GK useful for the prelims? My answer is yes. During our time also, all my friends, me and all my friends, we bought Lucent GK books. And I don't know now currently how what is the color of the book, but during our time I remember it was yellow color का आता था, येलो कलर का, और थोड़ा सा लाइट ऑरेंज बोल सकते हैं. तो ये this book, why the name of this book popped up and it caught my eyes की जो जनरल स्टडीज़ का जो दुनिया था, GS का दुनिया, GK का जो जनरल नॉलेज का जो दुनिया था, मेरा पहला कदम Lucent GK से पढ़ा था. तो दिस बुक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो क्योंकि लेकिन वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ हियर कि आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद द मेंस. तो पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वहाँ पे Lucent GK बहुत काम आता था, अभी भी रेलिवेंट है फॉर श्योर. लेकिन आपको Lucent GK तब काम आएगा स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स. हाँ, मेंस के लिए तो आप छोड़ दो. तो कैसे काम आता है, बिकॉज व्हेन वी स्टडी फॉर सिविल सर्विस आप एक लार्जर पिक्चर, मतलब कंसेप्ट को जान के पढ़ते हैं. तो मेंस में आप जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी को ही फिल्टर करके प्रीलिम में आता है, कोई अलग बोल के नहीं आता है. एंड इन माई अर्लियर वीडियो आई ऑलरेडी सेड कि हम लोग का सिलेबस मेंस, प्रीलिम एंड वाइवा का जो सिलेबस है सेम है एक्चुअली. तो Lucent GK को आप तब पढ़ना है, अभी पीरियड है पढ़ने का. लाइक प्रीलिम्स आर अप्रोचिंग, जो प्रीलिम इज अप्रोचिंग, तो आपने तो कंसेप्ट समझ के रख लिया है, तो उसका एक क्विक रिविजन जब जैसे कि यू पीपल आस्क मी कि
क्या इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाया है या फिर हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव नोट्स। यहाँ आई कैन से कि व्हाट आई डिड कि बिकॉज आई न्यू कि मेरे साथ में तो नहीं होगा नोट्स बनाने का कैपेसिटी। सो व्हाट आई डिड, बड़ा बुक तो चलो नॉर्मल जो कंसेप्चुअल जो एक्सप्लेन करके लिखा वाला बुक तो हम पढ़ लिया, लेकिन फॉर माई क्विक रिविजन आई स्टडीड ल्यूसेन जीके। आई वॉज रीडिंग इट, तो सिर्फ ल्यूसेन जीके नहीं है और 2-3 छोटा पतला बुक था जिसको मैंने एज अ रिविजन देखा। लाइक आपका अशोका समय में क्या था, कुछ उसका जो केव वूव का होता है वो थोड़ा देखा है मैंने। ऐसा करके एक क्विक रिविजन होता है ये जो। और पॉलिटी में जैसे कि 42nd अमेंडमेंट हो गया, तो वो उसमें कुछ ना कुछ DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में, तो ये एक आपका बहुत ही क्विक रिवीजन है। प्लीज़ आप इसको पढ़िए ल्यूसेन जी के। आई थिंक आई विल गो डाउन फॉर दिस बुक। एंड जिसने भी ये सवाल किया अच्छा हुआ, बिकॉज अभी क्या हो गया कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years आई क्लियर द एग्ज़ाम ना, तो बहुत सा बुक्स का तो नाम भूल ही गया है। सो येस, इट इज़ अ थम्स अप फॉर दिस बुक। सो दूसरा सवाल है कि समवन हैज़ आस्क्ड कि मेरा तो क्लियरिकल एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो APCSC एग्ज़ाम क्लियर करने का बात दूर है, तो ही और शी ऑलवेज बैक्स ऑफ। तो ऑन दिस आई वॉन्ट टू से कि many of the people whom I know personally, they used to fail in all the exams, not even clerical exam. They used to fail in constable exam. आपका जो एक तो आता है ना, I do not remember, वो भी कुछ एक है। And बहुत सा ऐसा छोटा एग्जाम्स होता है जहाँ पे they did not clear. So लेकिन when they appeared for the APPSC exam, they were among the top 50 rankers. ऐसा भी है। 2-3 of my friends are now DSP, जो क्लियरिकल एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन नाउ दे आर ऑफिसर। तो कोई भी लेवल का एग्ज़ाम ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं बोलता है कि आप उससे ज़्यादा आगे नहीं कर सकते हो। हर किसी का अपना एग्ज़ाम को अप्रोच करने का नज़रिया अलग होता है। प्रोबेबली क्या पता हमको भी अगर उस लेवल का, फॉर एग्जांपल हमको लगता है कि क्लियरिकल एग्ज़ाम तो हम कभी क्लियर नहीं कर पाएगा बिकॉज मैथ्स इज़ देयर एंड मैथमेटिक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्लियरिकल एग्ज़ाम, तो वो तो मैं नहीं कर पाती। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा क्यों है ऐसा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी हमको कोई क्लियरिकल एग्ज़ाम बोलेगा, शायद उस समय में भी व्हेन आई वाज ऑन माई पीक ऑफ द प्रिपरेशन, तब भी अगर हमको बोला जाता कि आप क्लियरिकल एग्ज़ाम दो, प्रोबेबली आई वुडंट हैव क्लियर द एग्ज़ाम, क्योंकि वो उसमें बहुत सा फैक्टर डिपेंड करता है वहाँ पे। तो फॉर मी हमको लगा कि नहीं, क्लियरिकल एग्ज़ाम को हम कभी अपियर करेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग आई विल बी एबल टू क्लियर। तो वहाँ पे बहुत सा चीज़ रहता है, लेकिन APCS में एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें हम देखा कि नो, देयर आर सिलेबस जिसको देख के आई कैन क्लियर बोल के। तो अकॉर्डिंग टू मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है हिसाब से आई क्लियर द एग्ज़ाम। तो बस ये यू आर सेइंग कि क्लियरिकल एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने से, आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन। एंड आप बेक ऑफ मत करिए एंड कंटिन्यू करिए अपना वो प्रिपरेशन को। वंस व्हेन इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम, डू लेट मी नो कि क्लियरिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा वाला एग्ज़ाम क्लियर हुआ है बोल के। एंड इफ़ यू डू सो, आई विल बी वेरी हैप्पी। माई ब्लेसिंग इज़ विथ यू एंड डू नॉट बैक ऑफ अगेन एंड कीप गोइंग अहेड विथ योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट सवाल है कि क्या इज़ इंग्लिश पेपर टफ इनफ टू क्वालिफाई? It is not. I believe that you are a graduate because you are appearing for the exam and आपने सोचा है कि you thought about it, even ये एग्ज़ाम का बारे में अगर आपने सोचा भी है तो I believe कि you have the knowledge of basic English. अगर आप बेसिक इंग्लिश नहीं जानते तो probably you wouldn't have graduated and thought about the exam. तो बहुत बेसिक होता है, do not worry, आराम से आप कर लोगे। तो it's very easy. Do not get afraid of this or waste your time thinking about it. It is easy, do not worry. Next question is how to write an effective essay, or you want me to share the effective essay writing strategy. जब हम एग्ज़ाम दे रहा था उस समय में 3 ऐसा कुछ आया था, you will be given options
और एंड रिमेंबर इंग्लिश का क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन ऐसे का आपको अभी तक तो पता चल गया होगा इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट। एंड इट इज़ सो वेरी कॉमन टू नो कि क्या है ऐसे का मार्किंग करके। तो ऐसे का जो मार्किंग है आपका फाइनल मार्क में ऐड होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंग्लिश अलग होता है, ऐसे पेपर अलग होता है, ये आपको तो अभी तक तो आप जान गया होगा। इंग्लिश इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग मार्क और सेपरेट एक ऐसे पेपर आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इट्स वेरी गुड चांस टू स्कोर वेल, लेकिन आई कुड नॉट मच। लेकिन एथिक्स का कंपेयर में माई दिस वन ऐसे वॉज गुड। तो वेरी इंटरेस्टिंगली ड्यूरिंग माई टाइम हम लोग का ऐसे आया था दिस वन। आई रिमेंबर 3 ऑप्शन दिया गया था मुझे, एंड आई चूज टू राइट ऑन हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर कोरोना। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी जो हम लोग को सिखाया गया था वो ये था कि आप एक पॉइंट पकड़ो, ऐसा वाला एक टॉपिक पकड़ो जो ऑप्शन में से कि जिसके बारे पे आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें डाल सको, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल दे सको और एक बहुत बैलेंस वाला कंक्लूजन ला सको। तो कोरोना का तो बहुत सा था मैं लिखने के लिए मेरे पास में, दैट इज़ वाई आई चूज। कभी कभी आप ऐसा टॉपिक चूज गलती से कर लेता है। मेरा बहुत फ्रेंड्स लोग था, वो लोग किया कि एक ऐसे को लिखने शुरू किया, जो इसमें गलती हो गया, आधा घंटा का बाद दे राइटिंग, आधा घंटा का बाद में दे रियलाइज कि दे हैव मेड अ मिस्टेक, वेस्ट टाइम हो गया, दूसरा ऑप्शन में गया। तो ऐसा करके हमको ऐसा लगता है कि इवन जो चेकर होगा पेपर का, फर्स्ट में वो देखेगा कि ये आदमी का थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है। और आपको एक ऐसा आप जॉब में पास होने जा रहे हो, आई मीन इट इज़ एन एग्जाम, कोई क्लासरूम का एग्ज़ाम नहीं है ये आप अपना स्टेट के लिए आप एक ऑफिसर देने जा रहे हो जो 30 ईयर्स सर्विस देगा आपका स्टेट में। तो इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए जिस आदमी का थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है, इफ़ आई वाज दिस चेकर, हम कभी वो आदमी को थोड़ा सा एक नेगेटिवली रखेगा क्योंकि उसका डिसीजन में ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है और थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, तो वो एक इम्प्रेशन बहुत ख़राब हो जाता है। सेकेंड जो अब ऐसा, जैसे मैंने कहा कि तीनों का बारे में थोड़ा सोच लो, टाइम ले लो कि हम कैसा करना है ऐसा करके। लेकिन ना आई वाज थिंकिंग कि ये ऐसे वाला जो स्ट्रैटेजी है आई विल डिस्कस जब आप लोग प्रीलिम क्लियर कर लोगे, तो आई वाज प्लानिंग ऑन दैट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ ही गया तो हम लोग हल्का से डिस्कस कर लेते हैं, बट व्हेन यू विल बी अपीयरिंग फॉर मेंस उसमें हम लोग और अच्छा से डिटेल से हम ऐसे को हम डिस्कस करेगा। तो फॉर नाउ आई वाज सेइंग कि आप थोड़ा उसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे समय में कोरोना का हम लिखने में हम लिखा कि इतना आदमी लोग को ऐसा हुआ है। एग्जांपल हम तो उसको भी ला दिया, आई मीन इट ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन बॉलीवुड ऑल्सो करके ना। तो उसमें हम सुशांत सिंह राजपूत का वो जो एलिक जो सुसाइड वाला था उसका भी एग्जाम्पल लिया कि प्रोबेबली ऐसा मेंटल बहुत लोग हो रहा है, शूटिंग वूटिंग बंद होके बेटा है, बॉलीवुड लोग का कमाई भी कम हो रहा है, इन जनरल हम लोग का इकोनॉमी डाउन हो रहा है, कुछ भी काम नहीं। आप वो सब हम थोड़ा डिफरेंट एंगल से ऐड किए, मतलब 7-8 पॉइंट तो हम डाल दिया कि कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली ऐसा करके तो कैसा हो रहा है, इन्वायरमेंटली इट इज़ अफेक्ट, अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है इसका, पोल्यूशन कम जनरेट हो रहा है पूरा दुनिया भर में, एंड और मॉरली मतलब एक हम लोग को लेसन दे के जा रहा है कि आप कभी भी एक नेचर को या फिर साइंस को आप नहीं टाल सकते हो। नेचर इज़ सबसे वो स्ट्रॉन्गेस्ट, वो अभी तक भी फोर्स वो है, तो चाहे हम कितना भी डेवलप हो जाओ ऐसा। तो वो बहुत लिखा मैंने ऐसा डिफरेंट एंगल से। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी and I did not score very much, लेकिन I scored pretty well I think, and probably it helped me in my final marks also. तो उसको हम कभी दिन और अच्छा से बात करेंगे ऐसे स्ट्रैटेजी को। सो अभी चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। So the next question is what you are supposed to do during the exam day. So I was thinking to discuss this topic just 2-3 right day before just prelim, 2-3 दिन पहले I was thinking, लेकिन अगर ये सवाल आ ही गया है कमेंट सेक्शन में, so what is the point of not discussing? So prelim के दिन में क्या करना चाहिए, उसमें what I want to suggest is that one of my teacher with whom I was having lot of test series for prelims, he suggested कि do not study in the morning on the day when you will be appearing for the prelims. And I took the advice very seriously, and me and 2-3 of my friends we discussed कि नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे। And by that time I was staying at my home with my parents,
तो रात को आई हैड माई अर्ली डिनर, उसके बाद मैं बुक को बंद कर दिया एंड आई डिड नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग ऑल्सो. I woke up, I prayed because I remember everything very clearly, because for any aspirant it is one of the most important, significant day of he or she's life. For whole life they will remember. So I did not study, but one thing, very funny story I want to narrate here is that one of my male friend, so he's very intelligent and he did his preparation very well. I knew it that he's going to clear the exam. So we discussed in the evening. He told me that he will not study like we planned. But in the morning, right before when I was leaving for the prelims, he called me up and he told me that, I woke up early in the morning. I had a bad dream. And for that, I tried one of the test series which was pending. तो his score was not good in that test series. वो सुबह उठ के test series करने लगा. And he almost started to get panic attack. He was telling me कि Anjali, oh my god, my score is very less. I think I'm going to fail today. And I was like कि do not get panic, सब कुछ हो जाएगा करके. He was very sad ना. तो वो एक होता है. तो इससे moral of the story is that कि do not study early in the morning on the day when you are going to appear for the prelim, because civil service exam is such that no matter how much time you are given, no matter how much you have studied, till the last moment you'll always feel कि मेरा preparation sufficient नहीं है, I need more time करके. You will feel the same during the prelim day. You will feel the same when you are entering for mains. You will feel the same when you are entering the room for the interview. Because syllabus is so vast and everything is under the sun and everything is so relatable. Somewhere from somewhere it is so relatable कि आपको लगेगा कि मेरा प्रिपरेशन सही नहीं है, मतलब I need more time. So इसीलिए आपको लगेगा कि जैसे कि रात का कल एग्ज़ाम है, आज डिनर है, जितना भी आपको लगे, हैव योर हेल्दी डिनर, शट योर बुक एंड सुबह को आप उठो, मत देखो, जस्ट पॉजिटिव प्रे करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ ताकि आपका बीच में पेट खराब ना हो. तो ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी करिए, बॉटल ले जाइए, टिफ़िन ले जाइए अपना, क्योंकि लंच ब्रेक होता है ना, तो एकदम वो भी हेल्दी वाला पैक करके जाइए. खुद को हाइड्रेटेड रखिए, ब्रेन फंक्शनिंग में काम आता है. एकदम पेन, एकदम बिल्कुल जो सामान रेडी करना है, और आईडी कार्ड तो बिल्कुल भी मत भूलिए. इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक. एंड ये एक बात हो गया. और जैसे मैंने मेरा दोस्त के बारे में बताया, प्लीज़ लास्ट मोमेंट में पढ़ाई मत करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रीलिम में ना थोड़ा आप जब आप एंटर करोगे तो थोड़ा एडवांस में एंटर करिए, क्योंकि ये सब ट्रिक तो हाँ वी यूज़ टू डिस्कस. आप लोगों को भी सर्च करना चाहिए एक्चुअली ये सब टिप्स ना, क्योंकि इट्स सो अवेलेबल इन यूट्यूब जो यूपीएससी देते हैं. तो आप क्लासरूम में एडवांस में घुसना है, अर्ली चेक इन करना है. और क्या होता है पता है, व्हेन यू आर अर्ली ना, आपको वाइब, आपको माहौल फील करता है एंड आपका नर्वस सिस्टम जो ना वो रिलैक्स होता है. क्योंकि जब रूम में घुसते हैं तो दिल ऑलरेडी पूरा पंप कर रहा होता है, धक धक करके. यू गेट वेरी नर्वस, स्पेशली व्हेन यू आर अ गुड कैंडिडेट ना, तो आपका और नर्वसनेस ज़्यादा होगा. तो इसीलिए आप जो अर्ली एंट्री करो, बोलेगा तो आप तो 15 मिनट जैसा आराम से एंट्री करो, जितना सकेगा एडवांस एंट्री करो, बाथरूम जाओ, रिलैक्स करो. जब थोड़ा काम डाउन हो जाएगा ना, आप जो क्वेश्चन को यू विल डू इट वेरी वेल. एंड नर्वस में लास्ट मोमेंट में अगर आपने लेट हो गया, पैनिक होगा, आपका टाइम लॉस होने वाला होता है, नर्वस होता है, ऐसा होता है. तो माहौल में ढलने के लिए, नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर एनी एग्ज़ाम, यू शुड ऑलवेज एंटर फर्स्ट, रिलैक्स योर. आप काम करना है खुद को, ऐसा करके. दिस आर सम वेरी बेसिक कॉमन टिप्स. एंड द अदर टिप्स विच आई वॉन्ट टू गिव इज फॉर द फीमेल एस्पिरेंट्स. इफ़ यू आर कंपेरेटिवली अनलकी ना, क्या होगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ वुमेन जिसको पीरियड में जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो बहुत पेन होता है, इमेंस पेन होता है. और जो होता है किसी को कभी पेन नहीं होता है, पता भी नहीं चलता. आई एम इन द सेकेंड कैटेगरी. आई डू नॉट इवन रियलाइज कि आई एम हैविंग माई पीरियड करके, बिकॉज हमको पेन बहुत हार्डली होता है. लेकिन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैविंग सच, उनका इतना पेन होता है, लेकिन इफ़ दे आर अनलकी, तो फॉर दैट यू शुड ऑलवेज, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डे है ना. आई विल नॉट सजेस्ट फॉर द अदर डे कि आप पेन किलर लो, बट प्रिपेयर अ पेन किलर
फॉर दैट डे, प्रीलिम के लिए, वो आप हमेशा रेडी रखो, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन जो आपका कैपेसिटी होना चाहिए ना, मेंटल कैपेसिटी, इट विल नॉट अलाउ यू। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पानी बोतल ले जाओ, आराम से हाइड्रेटेड रहो, और पानी इतना भी मत पियो कि आपको बाथरूम जाके टाइम लॉस करना पड़े। एंड फॉर सी सेट ना, आपका माइंड बहुत कूल काम होना पड़ता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो दिस वॉज सम ऑफ द ट्रिक। और लास्ट मोमेंट में ज़्यादा डिस्कस भी मत करिए विथ योर फ्रेंड्स कि क्या है। तो कभी दोस्त ने ऐसा कुछ पूछ दिया, बिकॉज वी यूज टू डू दिस कि तुम इसका जवाब देखिए देखो, तो लास्ट मोमेंट में जब आपको पूछेगा, एंड हंड्रेड ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर ना, पॉसिबिलिटी, कहीं एक नहीं जान लेगा ना, आपको पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। सो डू नॉट डिस्कस मच ऑल्सो, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, जो होगा ऊपर वाला देख रहा है करके। शट योर बुक जस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम, गुड, यू आर गुड टू गो। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अभी जो दिसंबर है, इट्स अ कोल्ड डे। गलती से जो खांसी हो जाता है ना, आया इतना, सो एम्बैरेसिंग ऑल्सो। क्लासरूम में आपको बार बार कफ होता है, नाक बंद होता है, एंड आप लोग तो हमेशा मेरा आवाज़ सुनता होगा कि माई नोज इज़ ऑलवेज ब्लॉक्ड। तो ऐसे वाला में और बहुत फालतू होता है वो फीलिंग ना, एंड गलती से आपको हेडेक हो गया ना, बुखार चढ़ गया, तो और ख़राब है। इसलिए जब आप इवन व्हेन यू आर स्टडिंग इन योर रूम, उसमें भी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ वेरी वेल। एंड एग्ज़ाम से आने से पहले अपना हेल्थ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर सम ऑफ द टिप्स वी डिस्कस्ड। सो जब आपका प्रीलिम जब आ रहा होगा, उस दिन में भी डेफिनेटली वी विल डिस्कस मोर। देन फॉर मेंस वी विल डिस्कस मोर जब मेंस आ जाएगा, फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। So till then, keep asking your questions, keep commenting, keep supporting the channel, pour your love for me, and I get very happy when I see you people commenting ki you are liking this channel, it is beneficial. So thank you for your kind words also. And yes, one more thing before signing off, I want to clarify the fact that my friend who was crying on the phone on the day of prelim because he scored less in the test series, today he is one of the best officer and he scored very well. He scored well than me. So I will bring him one day. I will also bring him in this channel. So he himself will tell his ordeal. So it will be fun to listening to him because he is such a crybaby. He was always nervous that he will do something wrong in the during prelim. He was crying during the mains. He was crying during the viva also. But when the exams results came, he shined like anything. So he is a very dear friend of mine. It will be interesting to bring him one day. So आप भी ज़्यादा मत डरिए एंड चक दे फटे।